नमस्कार, मैं प्रेम भूषण स्वागत करता हूं आपका अपने इस कार्यक्रम एक नज़र में। तो सबसे पहले तो जैसा कि पूर्व कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी रामदेव जी पर, आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था, काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली थी। तो ऐसे ही एक नए विषय के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सफल विद्यार्थियों की जुबानी अगर जीके एक्सपर्ट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं नरेंद्र तिवारी आईएएस अकेडमी के निदेशक श्रीमान नरेंद्र तिवारी सर का। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों की तरफ से भी मैं देना चाहूँगा कि आपने हजारों ऐसे विद्यार्थी जिनका सपना होता है सरकारी सेवा में जाने का, आपने और आपके संस्थान ने उन विद्यार्थियों को उन सपने को साकार किया। और साथ में कि ऐसी विषम परिस्थिति जहां जितने भी संस्था निदेशक है जिन्होंने विद्यार्थियों के साथ दूरी बना रखी है, आपने ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों के साथ अपने आप को जोड़ा रखा है, समय समय पर रोचक बातें उनके साथ साझा की है। तो ऐसे ही आज एक नए विषय के साथ सर चर्चा करके आप विद्यार्थियों को लाभान्वित कीजिएगा। तो सबसे पहला जो आज यहाँ सवाल है कि सर, काफ़ी विद्यार्थियों की समय मांग रही है कि नरेंद्र मंडल क्या है, नरेंद्र मंडल पर आप बताइए। तो मैं पहला आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सर, नरेंद्र मंडल वास्तव में है क्या, इसकी स्थापना क्या हुई थी, क्या क्या परिस्थितियाँ रही थी। तो सर, इसके बारे में थोड़ी सा विद्यार्थियों के साथ जानकारी साझा कीजिए। धन्यवाद प्रेम जी। आपने जो सवाल पूछा वो निसंदेह प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं अपने इस कार्यक्रम एक नज़र में ये दूसरा जो बिंदु है उस पर प्रकाश डालूंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, विशिष्ट टॉपिक है। प्रेम जी, नरेंद्र मंडल क्या था, आपका पहला प्रश्न था, और इसकी स्थापना कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे या जनता को इससे क्या बेनिफिट्स मिले, ये इसके बारे में आपको तमाम जानकारी मैं यहां देना चाहूंगा। देखिए, नरेंद्र मंडल यानी कि बोले तो इसका वास्तविक नाम जो था वो नरेश मंडल था। इंग्लिश में इसका नाम है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, राजकुमारों का कक्ष। ये इसके नामकरण के संदर्भ में आपसे बात करूंगा। हालांकि इसका नामकरण का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो हमारे अलवर नरेश महाराज जयसिंह को जाता है। यानी कि नरेंद्र मंडल का जो नामकरण किया गया था वो अलवर नरेश जयसिंह के द्वारा किया गया था। नरेंद्र मंडल क्यों बना, यह आपका प्रश्न था। तो मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मंडल एक ऐसी संस्था थी जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग जब हुआ करते थे तो उनके मन में एक विचार आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देशी नरेशों को हम एक मंच पर ला सकें और हम जो अंग्रेजी हुकूमत है उसकी जो व्यवस्था है उसमें कोई जो कांग्रेस अवरोध पैदा कर रही है उस अवरोध को हम रोक सकें। यह लॉर्ड हॉर्डिंग की विचारधारा थी। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले थे मॉर्ले और मिंटो। 28 मई 1906 को भारत के जो वायसराय थे मिंटो, उन्होंने भारत के सचिव मॉर्ले को एक पत्र लिखा और मिंटो ने उस पत्र में लिखा कि मेरे मन में एक विचार है और विचार यह है कि जो कांग्रेस दल है ये अपने उद्देश्य में जो सफल होता हुआ प्रतीत हो रहा है उसके उद्देश्य को विफल करने के लिए हमें
देशी नरेशों को एक मंच पर लाना होगा। यह मिंटो ने भारत सचिव मोर्ले को एक पत्र के माध्यम से बताया। जो विचार लॉर्ड हॉर्डिंग का था, वही विचार उस समय लॉर्ड मिंटो के मन में भी आया। इन दोनों के विचारों को अगर साझा किया जाए तो ये विचार उस समय ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम हुआ करते थे, ब्रिटेन के राजा थे, तो जॉर्ज पंचम तक ये बात पहुंची। इसलिए 1913 में जॉर्ज पंचम की सलाह पर, हार्डिंग की सलाह पर, मिंटो की सलाह पर 1913 में लंदन में एक साम्राज्यिक सम्मेलन हुआ। इसको भली भांति समझिए, मैं बिल्कुल इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साम्राज्यिक एक सम्मेलन हुआ लंदन में, और उस सम्मेलन में केवल भारत के 3 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। 3 व्यक्ति कौन थे? नंबर 1, ये विद्यार्थी निश्चित रूप से इसको नोट करें। नंबर 1, राजस्थान के एक व्यक्ति थे, राजपूताना से एक व्यक्ति को लिया गया था इन 3 लोगों में, बीकानेर के महाराज गंगा सिंह। दूसरे थे सर जॉर्ज मेस्टन, एक अंग्रेज अधिकारी थे जो हिंदुस्तान में काम कर रहे थे। और एक थे सर एसपी सिन्हा। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है जिसमें मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। 1913 के साम्राज्यिक सम्मेलन में 3 व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया गया था। गंगा सिंह को, अगेन मैं बताना चाहूंगा, मिशन को, और तीसरे थे एसपी सिन्हा। इस सम्मेलन में क्या होता है? इस सम्मेलन में यह वार्तालाप हुआ कि क्या देशी नरेशों का हिंदुस्तान में एक संगठन बनाया जाए। विचार विमर्श यहां भी हुआ। क्या तमाम देशी नरेशों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जाए, यह भी एक विचार चल रहा था। अब होता यह है कि यह जब विचार आया तो 20वीं सदी में हिंदुस्तान में संवैधानिक संशोधन के लिए कुछ आंदोलन होने लगे। और आंदोलन तो आप जानते हो कि 20वीं शताब्दी में कौन से रहे होंगे सदी में। वो थे नंबर 1, जैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन तो खैर 42 का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, दांडी मार्च यात्रा वगैरह वगैरह। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। आपको जानकारी दे दो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजपूताना के 3 व्यक्तियों ने भागीदारी निभाई थी। राजपूताना के 3 व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? उसमें एक सबसे पहले महाराज गंगा सिंह का नाम आता है, दूसरा अलवर नरेश महाराज जयसिंह का नाम आता है, और तीसरा नाम आता है धौलपुर के उदय भान का। हालांकि कुछ पुस्तकों में केवल एक महाराज गंगा सिंह को ही उल्लेखित किया गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजपूताना की 3 रियासतों ने भागीदारी निभाई। महाराज गंगा सिंह ने, अलवर नरेश जयसिंह ने, और धौलपुर नरेश उदय भान ने। तो ये थोड़ी सी मैं आगे वार्तालाप करता हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तरफ ले गया। लेकिन 20वीं सदी में, शताब्दी में क्या हुआ कि जब ये विचारधारा बनने लगी तमाम नरेशों को एक ही मंच पर लाया जाए, एक ही मंच पर लाया जाए, तो 8 फरवरी 1921 को ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम के फरमान के आधार पर इस संगठन का गठन हुआ। तो आपका पहला प्रश्न यह था कि इसका गठन कब हुआ, तो इसकी डेट आपको तिथि बता रहा हूं, यह 8 फरवरी 1921 को इसका गठन हुआ। और इसलिए फरवरी और जनवरी, यानी कि जनवरी और फरवरी माह में प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन होने लगा, यानी कि वर्ष में एक बार यह सम्मेलन होता था। यह सम्मेलन कहां पर होता था? दिल्ली में होता था इसका सम्मेलन। यानी कि नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को हुई। इसका प्रतिवर्ष सम्मेलन दिल्ली में, और दिल्ली में भी संसद भवन के 3रे कक्ष में जो है वहां पर होता था इसका सम्मेलन, जिसको आजकल जिसको हम संसद का जो पुस्तकालय भवन में कन्वर्ट कर दिया गया है। हालांकि 1927 तक इसका जो सम्मेलन होता था वो कक्ष में होता था, लेकिन 1928 के बाद में नरेंद्र मंडल का जो सम्मेलन होने लगा वो खुले मंच पर होने लगा। यानी कि पहले कक्ष में होता था 1927 तक, उसके बाद में 1927 के बाद में 1928 से इसका सम्मेलन बाहरी तौर पर होने लगा।
नरेंद्र मंडल का वैसे जो अध्यक्ष हुआ करता था वो वायसराय होता था प्रेम जी और इसका पहला जो चांसलर बनाया हमारे बीकानेर नरेश महाराज गंगा सिंह को बनाया गया था। तो नरेंद्र मंडल का पहला जो चांसलर बना वो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह बने। लेकिन अगर कभी कभार अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो जाए तो चांसलर को अध्यक्ष का पद संभालना पड़ता था। इसलिए महाराजा जो गंगा सिंह है उन्होंने अध्यक्ष का पद भी इस जो नरेंद्र मंडल है इसका अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। यह मंडल बन गया। अब जॉर्ज पंचम तो हिंदुस्तान आ नहीं सके, इसलिए उन्होंने अपने चाचा ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजा और इसका जो उद्घाटन किया उन्होंने दिल्ली के लाल किला में किया। और दिल्ली के लाल किला में ड्यूक ऑफ कनॉट ने नरेंद्र मंडल का उद्घाटन किया। उस उद्घाटन के दौरान उन्होंने घोषणा की जॉर्ज पंचम की तरफ से, देशी नरेशों को एक सूचना दी कि जॉर्ज पंचम ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, एक घोषणा भेजिए। और वो घोषणा क्या है, वो घोषणा मैं आपको बताना चाहूंगा। उस घोषणा में उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि देशी नरेशों के हित के लिए मेरे पूर्वज प्रतिबद्ध थे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं भी प्रतिबद्ध हूं। यह जॉर्ज पंचम की घोषणा है। किस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम देशी नरेशों के हित के लिए सदा उनकी समस्याओं के निदान के लिए कार्य करते रहेंगे। यह घोषणा की गई। अब घोषणा हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे एक्चुअली उद्देश्य इनका जो था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे, तो मैं उद्देश्य की आपसे बात करना चाहूंगा। वास्तव में जो अंग्रेज हुकूमत थी वो कांग्रेस के द्वारा नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत, नेशनल मूवमेंट का मतलब होता है राष्ट्रीय आंदोलन, क्यों कुछ बच्चे समझते नहीं होंगे इस टर्म को, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। नेशनल मूवमेंट जो है उसमें जब ये कार्यकलाप के लिए कांग्रेस जब काम कर रही थी तो निश्चित रूप से उसने धीरे धीरे अपनी बहुत बड़ी पकड़ बना ली कांग्रेस ने, और धीरे धीरे कांग्रेस देशी नरेशों को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश करने लगी। अब अंग्रेजों ने सोचा कि अगर देशी नरेश अंग्रेजों के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में चले जाएंगे तो निस्संदेह हमको हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने जो इनकी जो नीति थी, फूट डालो राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों की, उसको बदलना पड़ा। और उन्होंने अब फूट डालो राज करो के जस्ट अपोजिट ये नीति बनाई कि तमाम देशी रियासतों को एक मंच पर लाओ। ठीक है, और जिसका मंच का नाम मैंने अभी आपको बताया नरेंद्र मंडल था। इस मंडल के माध्यम से अंग्रेजों ने जो कांग्रेस सरकार थी उसके क्रियाकलाप को विफल बनाया। इसके लिए मैं आपको दृष्टांत दूंगा कि जब पूर्ण स्वराज्य 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तो इन्हीं देशी नरेशों ने, महाराज गंगा सिंह ने, खास तौर से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कांग्रेस दल का जबरदस्त विरोध किया। और यहां तक बोले महाराज गंगा सिंह कि यदि हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत को हटा दिया या अंग्रेजों को भगा दिया और आपने अगर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में एक जो दीवार खड़ी करेंगी वो देशी नरेशों की जो रियासतें वो दीवार बन जाएंगी। तो आप समझिए कि अंग्रेजों ने इस पर कितना जबरदस्त फोकस किया था, देशी नरेशों को कितने जबरदस्त तरीके से अपने पक्ष में ले लिया था। देशी नरेश ये समझने लगे कि ब्रिटिश हुकूमत सिर्फ हमारे लिए काम कर रही है, सिर्फ जो देशी नरेश हैं उनके पक्ष में काम कर रही है, और कांग्रेस ब्रिटिश नरेशों के देशी नरेशों के विपक्ष में काम कर रही है। यह विचारधारा पैदा कर दी अंग्रेजी हुकूमत ने। अब देखिए तो इसका जो उद्देश्य बना वो क्या बना, मुख्य उद्देश्य क्या बना? मुख्य उद्देश्य बना था कि कांग्रेस को उसके कार्य क्रियाकलाप या उसके जो उद्देश्य से उसमें विफल बना देना, यानी कि भारत को आजाद होने से रोकना। तो नरेंद्र मंडल जो था ये देशी नरेशों का एक संगठन बना जिसने कांग्रेस को उसके क्रियाकलाप से, उसके जो नेशनल मूवमेंट में भागीदारी है उसको विफल बनाने का काम किया। तीसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने पहले भी पूछा जनता की क्या इसमें क्रिया प्रतिक्रिया रही, तो प्रेम जी सच्चाई यह है कि इसमें सबसे पहले जो नरेंद्र मंडल के सदस्य जो नरेश थे, शासक थे, उन्होंने यह विचार बनाया कि हम इस मंडल में रह करके
अपनी जनता को तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने देसी नरेशों को इतनी व्यवस्थाएं दी कि वो आमोद प्रमोद और भोग विलासता में इतने डूब चुके कि ना तो उनको जनता के समस्याओं का ख्याल रहा और ना जनता ने इसमें किसी प्रकार की भागीदारी निभाई। इसलिए किसी विद्वान ने, इतिहासकार विद्वान ने कहा है कि किसी विद्वान इतिहासकार ने कहा है, प्रेम जी इसके विषय में क्या शानदार टिप्पणी की है कि नरेंद्र मंडल वैसे देसी रियासतों का एक संघ था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अपने लिए एक सुरक्षा प्राचीर के रूप में काम में लिया और इस प्राचीर की जो दीवार थी वो फूट डालो राज करो चूने और गारे से बनाई गई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने नरेंद्र मंडल को जो बनाया और उसके बनाने के पीछे जो उद्देश्य निहित किया, वो उद्देश्य यह था कि हम देसी नरेशों को अपने पक्ष में कर लें और कांग्रेस दल को उसके उद्देश्य में विफल बना दें। और निसंदेह मैं कहूं, इस विषय पर प्रकाश डालूंगा कि नरेंद्र मंडल के माध्यम से देशी नरेश, तमाम देशी नरेश अंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में चले गए और कांग्रेस निसंदेह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी। ये अंग्रेजों का एक जबरदस्त प्लान था। नरेंद्र मंडल एक बहुत बड़ी चाल थी, साजिश थी, जो कि फूट डालो और राज करो के जस्ट अपोजिट सोच करके इसको बनाया गया। एक और बिंदु इस पर मैं फोकस डालना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और उसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड एक्टविन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम जिसको बोलते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो इसमें एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है कि उसकी स्थापना अंग्रेजों ने क्यों की, जबकि यही अंग्रेज इसी कांग्रेस दल को विफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको अंग्रेजों ने ही बनाया। तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि अंग्रेजों ने इसको क्यों बनाया। फिर उसके पीछे हिस्ट्री में, इतिहास में एक थ्योरी आती है, सुरक्षित कपाट का सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, इसको मैं नॉर्मली आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। वाल्व क्या होता है, क्या काम करता है वाल्व? सुरक्षित वाल्व होता क्या है? सुरक्षित वाल्व होता है जैसे साइकिल के ट्यूब में एक वाल्व लगा होता है, उसमें जैसे हवा डालेंगे हम लोग तो उस ट्यूब के अंदर हवा चली तो जाएगी उस वाल्व के थ्रू, लेकिन वो वाल्व उस हवा को बाहर आने से रोकता है। अंग्रेजों ने भी क्या किया, कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व थ्योरी पर ही की थी अंग्रेजों ने। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस को उस थ्योरी पर स्थापित करने में अंग्रेज विफल हो गए, लेकिन इसको भी यानी कि नरेंद्र मंडल को भी अंग्रेजों ने सुरक्षित कपाट के सिद्धांत पर स्थापित किया कि अगर हम नरेंद्र मंडल बनाते हैं, देसी नरेशों को अगर हम बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं, हम सुरक्षित कपाट के सिद्धांत पर उनके हितों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। लेकिन वो हित खोखले थे। वास्तव में अंग्रेजों ने कभी भी देसी नरेशों को हित नहीं किया और इसलिए चार्ल्स मैटकॉप को भेज करके तमाम हिंदुस्तान की रियासतों के साथ में जितनी भी रक्षात्मक या सहायक संधियां हुई वो अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैटकॉप के द्वारा की गई। ध्यान रखें विद्यार्थी, इस बिंदु पर प्रकाश डालें और अपने दिमाग में रखें कि राजपूताना की समस्त रियासतों के साथ में सबसे ज्यादा सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो वो चार्ल्स मैटकॉप था। ठीक है, इस पर कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल भी पुटअप किए गए और इन बिंदुओं पर बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने विद्यार्थियों के साथ नरेंद्र मंडल के बारे में बातें साझा की और विद्यार्थियों को इस नरेंद्र मंडल से संबंधित जो भी अनसुलझे तथ्य थे उन तथ्यों पर एक नज़र डालकर बहुत अच्छी जानकारी विद्यार्थियों को दी और विद्यार्थी लाभान्वित भी होंगे निश्चित रूप से इस जानकारी के साथ। तो मैं विद्यार्थियों से बार बार यही कहूँगा कि समय समय पर सर अपना कीमती समय निकालकर कार्यक्रम में आकर आप लोगों के साथ ऐसी ही बातें शेयर करते रहेंगे। लेकिन बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कार्यक्रम के से जुड़े रहने के लिए संस्था के चैनल नरेंद्र तिवारी IAS अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है सारी आपको मिल जाएंगी। बेल आइकन को दबाइए
और तब तक हमारे साथ बने रहिए। आगे जैसे भी कोई नए कार्यक्रम होगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और आपको उन्हीं बातों को शेयर करने के लिए सर दोबारा कार्यक्रम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सर धन्यवाद।